नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग क्या कार्य करता है, यह आपको जानकारी होना चाहिए। परिसीमन आयोग का कार्य सीमाओं का निर्धारण करना होता है, किसी देश की बाउंड्री को डिसाइड करना होता है। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वह किस प्रकार से यहाँ पर बांटी जाती हैं। चूँकि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अंतर्गत क्या होता है कि जो लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें हुआ करती हैं उनके क्षेत्र को यहाँ पर बांटा जाता है और इन्हीं क्षेत्रों को वितरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। हम देख सकते हैं कि यह जिला वाइज नहीं होते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि ज़िले में ऐसा नहीं होता कि ज़िले में हम देख सकते हैं कोई ज़िला होता है तो जिला कलेक्टर होता है वहाँ पर। तो हम देख सकते हैं जो विधायक होते हैं यहाँ पर वह पर्टिकुलर एक ज़िले से संबंधित ना होकर वह एक लोकसभा क्षेत्र से संबंधित होते हैं। और उसी प्रकार लोकसभा क्षेत्र के अलावा विधानसभा क्षेत्र भी होता है जहाँ से हमारे एमएलए यानी विधायक निकल कर आते हैं। तो इन सब क्षेत्रों की सीमा कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। परिसीमन आयोग के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें तो हम देख सकते हैं कि चुनावी क्षेत्र के निर्धारण करने के लिए, चुनावी क्षेत्रों को डिफाइन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह परिसीमन आयोग का किया जाता है। जिले की सीमाओं को निर्धारित ना होकर, यानी जो इनके द्वारा जो डिसाइड किया जाता है, जो लोकसभा क्षेत्र या हम देख सकते हैं विधानसभा क्षेत्र की सीमा डिसाइड की जाती है वह जिले के आधार पर ना होकर जनसंख्या के आधार पर होती है। हम देख सकते हैं कि किसी विशेष स्थान की जो जनसंख्या है उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, यहाँ पर सीटों का आवंटन किया जाता है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यह राज्य के हिसाब से विधानसभा की सीटें दी जाती हैं और केंद्र की जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटें देखी जाती हैं। एमपी का जो क्षेत्र है, मान लो यह यहाँ पर डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ की जनसंख्या को देखा। जनसंख्या के बिहाफ से क्या होता है, यहाँ पर सीटों का आवंटन कर दिया जाता है। आपने देखा होगा यूपी है, यूपी में बहुत सारी सीटें लोकसभा एवं लोकसभा एवं विधानसभा की हैं। और उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग होती हैं, चूँकि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है। वर्तमान में यदि हम संसद की सीट देखें, यानी जो हमारे यहाँ पर सांसद होते हैं, लोकसभा की सीटें होती हैं वह 542 सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है और हम देख सकते हैं यह केंद्र को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 423 सामान्य के लिए यह इसमें रिजर्व की गई हैं, 79 अनुसूचित जाति के लिए और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यह आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं, जो कि लोकसभा की सीटें हैं। परिसीमन का अर्थ होता है किन्हीं क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। इसका प्रयोग चुनावी सीमा के निर्धारण के लिए किया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट निर्धारित की जाती है तो उस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थान से निकल कर आता हो, किसी भी जाति या समुदाय का हो, वह कहाँ से इसमें वोट डाल सकता है। आपने सुना होगा थोड़ी सी हिस्ट्री में या फिर आधुनिक भारत में, जब हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों का राज हमारे यहाँ पर हुआ करता था तो उस समय पर उन्होंने कम्युनल अवार्ड जैसी चीज़ लेकर आए थे। कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया था, वहाँ पर जाति के हिसाब से सीटें बांट दी गई थी। इसमें हम देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम समुदाय के ही लोग वोट दे सकते थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं सिख समुदाय के लिए भी सिख समुदाय के वोट दे सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, अब जो हमने परिवर्तन किया इसमें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को फिक्स तो कर दिया गया, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है, वोटर्स में इक्वालिटी लाने के लिए इनको अधिकार दिया गया है कि वह किसी को भी मत दे सकते हैं, भले ही आपकी सीट रिजर्व है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे अनुसूचित जनजाति की सीट रिजर्व होती है तो यहाँ से 2-4 कैंडिडेट जो होते हैं अनुसूचित जाति से जो बिलोंग करते हैं वह यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जनता अपना प्रतिनिधि आसानी से चुन सकती है जिसको भी वह चाहे। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इसी को क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग को डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। इसका कार्य लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करना होता है।
हम देख सकते हैं घरेलू यानी हमारे देश की सीमा घरेलू स्तर पर भी हो सकती है और यह वैश्विक लेवल पर भी हो सकती है। यानी घरेलू लेवल पर क्या किया जाता है, जैसे मान लो हमारे राज्य के अंदर की देश के अंदर की सीमा को निर्धारित करना है तो वह घरेलू स्तर हो जाता है। इसी प्रकार से वैश्विक सीमाओं का निर्धारण भी किया जाता है। आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, भारत अफगानिस्तान बॉर्डर है, हमारी जो सीमाएं हैं वो साझा करते हैं बहुत से राज्य, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान हुआ, भूटान है, म्यांमार हुआ, इन सबको हम अपनी देश की सीमा साझा करते हैं तो इनके लिए भी एक सीमा के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब हम इसके सापेक्ष में थोड़ी सी बात करें तो अनुच्छेद 82 आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके तहत संविधान निर्माताओं द्वारा प्रावधान जोड़ा गया कि जैसे ही हमारे देश में जनगणना संपन्न होगी, बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाना होगा। हमने पहले ही बात की, क्या होता है जनसंख्या के आधार पर सीटें की दे दी जाती हैं। किसी राज्य की जनसंख्या मान लो 10 लाख है तो 10 लाख पर इतनी सीटें यहाँ पर देनी है। या कुछ यूपी की देखें तो यूपी में हम देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 69-78 सीटें आती हैं तो उनको भी क्या हो जाता है कि उनको जनसंख्या के बिहाफ से यहाँ पर बढ़ाया गया है। यूपी की जनसंख्या आपको पता है बहुत सारी है, लगभग 20 करोड़ के लगभग है। तो हम देख सकते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाना होता है प्रत्येक 10 वर्ष में। अनुच्छेद 82 में इस प्रकार की बात की गई कि हर प्रत्येक जो 10 वर्ष है यहाँ पर सेंसस आएगा यानी जनगणना का जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर सीटों को बढ़ाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जनगणना के बाद एक एक्ट आएगा, उस एक्ट के माध्यम से उन क्षेत्रों की बात की जाएगी जिन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ी है, इसी आधार पर सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन का यह कार्य हुआ करता था। अब डिलिमिटेशन कमीशन हम देख सकते हैं कि बार बार यह क्या हो रहा था, यहाँ पर सीटों का बढ़ाया जाना मुश्किल हो रहा था, थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन आ रही थी। तो इस चीज़ को, इस अव्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो पहला आया वह 1952 में निकल कर आ गया, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल में पहले से ही इंक्लूड कर दिया था, जो कि आर्टिकल 82 था। तो इसके अनुसार जब हमारी सरकार बन के तैयार होती है, 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, तो सीटों के आवंटन के लिए 1952 में क्या किया जाता है, यहाँ पर जनगणना की जाती है और जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। तो पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में निकल कर आया। दूसरा हम देख सकते हैं इसके 10 वर्ष बाद ही यहाँ पर 1963 में निकल कर आया। और हम देख सकते हैं कि तीसरा 73 में निकल कर आया। और 73 के बाद ऐसी अव्यवस्थाएं हुई कि जिसके द्वारा क्या कहा गया कि यह डायरेक्टली कहाँ 2002 में निकल कर आया। तो यहाँ सब क्या हो गया, थोड़ा सा अव्यवस्थाएं हो गई थी, इसलिए क्या हो गया था कि इसको थोड़ी देर बाद लाया गया। अब डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो प्रत्येक 10 वर्ष में सीटों को बढ़ाना नकारात्मक परिणाम दे रहा था। इसको समझते हुए डिलिमिटेशन की सीमा को बढ़ाया गया, तो जो की सीमा थी वह 73 से सीधा 2002 में लाया गया। डिलिमिटेशन एक्ट 2022 की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये यहाँ पर 2002 है। तो इसमें हम बात करें तो 2002 में 84वीं संविधान संशोधन द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया। इसके चेयरमैन कुलदीप सिंह हुआ करते थे। 2002 का जो लेटेस्ट यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन निकल कर आया था, तो उसके दो को आप समझ सकते हैं। अब हम क्या बात की गई है कि 2024 में फिर से आना है, 21 का डाटा यूज किया जाएगा तथा पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई जाएंगी। उसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में हम देख सकते हैं नई बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसमें की बात की जाती है कि बहुत सारे यहाँ पर मेंबर्स नए आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2002 की बात करें तो इसके चेयरमैन कुलदीप सिंह हुआ करते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे। अब हम देख सकते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर वह कहलाता है जो कि स्वतः ही उस पद पर आ जाता है। मान लो हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद, यानी जैसे ही कोई राज्यसभा लोकसभा का सभापति बनता है तो क्या होता है, वह उपराष्ट्रपति की पदवी पर आ जाता है, स्वयं ही उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो कोई बनते हैं तो क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन, यानी जो कि क्या करता है, जनसंख्या को यहाँ पर जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन करता है। तो इसके चेयरमैन
बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपने पद को ग्रहण करते हैं तो वह स्वतः ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वह यहाँ पर आ जाते हैं। आगे देख सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में और जानकारी। प्रारंभ में इस कमीशन को 1991 की जनगणना के आधार पर अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कार्य करना प्रारंभ किया गया तो वर्तमान का डाटा प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन 2002 का डाटा प्रयोग किया गया। यानी हम देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा था, 1991 की जनगणना के आधार पर कार्य किया जा रहा था। जैसे ही कार्य प्रारंभ किया गया तो हम देख सकते हैं कि क्या 2002 का डाटा यहाँ पर लिया गया। 2002 में सीटों के लिए समय सीमा 2026 कर दी गई है। यानी अब जो डिलिमिटेशन कमीशन क्या हो रहा है, इसको जो सीटों की आवंटन की सीमा थी, सीटें यहाँ पर जो बढ़ाई जानी थी वह 2002 में ना बढ़कर 2026 कर दी गई। अब 2026 में क्या होगा, बहुत सारी सीटें बढ़ेंगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह फिक्स है। इस समय पर राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल हुआ करती थी, 2002 की बात हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर विवादित क्षेत्र हुआ करते थे, इसलिए यहाँ से किसी प्रकार का डाटा प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ की सीटें भी निर्धारित नहीं की गई, उतनी की उतनी ही सीटें रहीं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सी जानकारी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में प्राप्त की, किस प्रकार से यह सीमा का निर्धारण करते हैं, राज्यसभा व लोकसभा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन और इस प्रकार के व्याख्यान को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।